चूहे की तरह आकर के कायराना हरकत कर गए, लेकिन जिस भी बिल में छुपे हैं उस बिल की जमीन मालिक को भी और किए जाने वाले अपराधियों को भी सजा मिलेगी, ये भरोसा हम सबको है। आज के इस अवसर पर जब मैं यहाँ अधिकारी कर्मचारी संघ के सदस्यों के साथ आ रहा हूँ तो आपको भी अलग अलग प्रकार से आप उत्कृष्ट कार्य करते हैं, आप सबको बधाई देना चाहूंगा। हमारे अपने अधिकारी कर्मचारी सर आपके अपने काम के बलबूते पर अपनी जन कल्याण की योजनाओं को सच्चे अर्थों में हम तो निर्णय करते हैं, लेकिन लागू करने के लिए नीति बनाने में आप भी सहभागी रहते हैं, आपकी भूमिका भी बराबर है। इसलिए सरकार अगर अच्छे निर्णय करती है तो सरकार के मंत्री मुख्यमंत्री का तो रोल होता ही है, लेकिन सबसे बड़ा रोल आपका भी होता। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। ये हमारे परिवार की तरह है अधिकारी कर्मचारी संघ, सरकार का एक समग्र बड़ा परिवार है जिसमें अपनी सबकी बड़ी बड़ी भूमिका है। जब हम विकास की बात करते हैं, जन कल्याण की बात करते हैं, सबके लिए हित की बात करते हैं, तो उसमें आप कैसे पीछे रह सकते हैं। हम सामाजिक सुरक्षा की बात करके छोटे से छोटे आदमी की चिंता करते हैं, तो आपको तो नहीं छोड़ सकते, यद्यपि समय की कमी है, लेकिन मैं मान के चलता हूँ हमारे अपने चाहे कोई व्यक्ति हो, शहर में, गांव में, युवा, महिला, गरीब, किसान, हम सबकी चिंता कर रहे हैं, तो अधिकारी कर्मचारी भी हमारे नजर से ओझल नहीं हो सकते। आपके हित की बात भी निश्चित रूप से हमको सबसे पहले याद है। आप सबको भी उस नाते से मैं बधाई देना चाहूंगा जो यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम सबके कल्याण की बात कर रहे हैं। ऐसे आपके कार्यों के प्रति भी आपके समर्पित भाव के लिए मैं अपने सभी शासकीय सेवकों को आश्वस्त करना चाहूंगा। आपकी सभी सेवा शर्तें और विभिन्न मांगों के प्रति मुझे मालूम है पिछले समय हमने काफी मांगे मंजूर कर दी, लेकिन आपने फिर कुछ बताइए उसमें भी हम ध्यान दें, छोड़ने वाले किसी के नहीं। लेकिन आपने देखा ही है, यात्रा भत्ता, अव्यावसायिक चिकित्सा भत्ता, अनुग्रह भत्ता, दोहरा कार्य भत्ता, स्थायी यात्रा भत्ता में हमने बढ़ोतरी की है। पिछले समय इसका लाभ आपको दिया गया, दिया तो थाली कम कर रही, थोड़ा मजा नहीं आ रहा। जब काम करते तो पीठ भी थपथपाने की इच्छा रखते कि जब पीठ थपथपाई जाए तो आगे और काम करने की हिम्मत होती है। मुझे मालूम है आपके लिए कुछ हमने और भी अपने गुलदस्ते में कुछ और सजा के लाने का प्रयास किया है। जब हमने आपके कल्याण की बात सोची है तो आपने अभी कुछ मेरे सामने मांग पत्र पढ़ा है, लेकिन मांग पत्र तो स्वाभाविक रूप से काफी अच्छा है, काफी बड़ा भी है। आपने पर्याप्त रूप से मेहनत की है और ये सोच के भी की है कि ये सब लिख दो, मांगेंगे तो सही, मांगना बुरा नहीं है, लेकिन हम सब जानते हैं हमारे लिए इन व्यवस्थाओं के बलबूते पर जब हम सब वर्ग के कल्याण की बात कर रहे हैं, तो आज ही मैं यहाँ से जाकर के इंदौर में हमारे युवाओं के लिए IT सेक्टर का एक बड़ा कार्यक्रम अपने 60 दिन का भी टाइम में निकला है। इसलिए GIS भोपाल में जब हमने की इन्वेस्टर समिट, जिसमें हर महीने हम अपने रोजगार के लिए संभाग के केंद्रों पर इन्वेस्टर समिट करते थे। जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की और जब यशस्वी प्रधानमंत्री भोपाल आए तो हमने सबने उस समय का दृश्य भी देखा होगा। पहली बात तो ये कि 1956 में मध्य प्रदेश बना है, लेकिन पहली बार इन्वेस्टर समिट का बड़ा आयोजन पहली बार राजधानी में हुआ। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। और क्या हुआ है, मानव संग्रहालय उजाड़ पड़ा हुआ था, क्या आबाद हुआ है। लोग भी आए, भोपाल को देखा तो देखते रह गए, इतना सुंदर है। उन्होंने तो उदयपुर की झील, एक झील में उदयपुर झील वाला, या तो कदम पे हर जगह झील दिख रही है, हर जगह तालाब दिख रहा है। हमने कहा आप तालाब मत देखो, यहाँ तो टाइगर भी दिखते हैं। आप सड़क पे कभी आप चलोगे, रात में टाइगर घूमते हैं। ये भोपाल का आज जो भोपाल अजब भी है, भोपाल गजब भी है। प्रदेश की जो विशेषता है, सभी प्रकार की व्यवस्थाओं से परमात्मा की दया से हमारे लिए प्राकृतिक संसाधन भी परमात्मा ने भरपूर दिए, यहाँ के लोग भी भले दिए, व्यवस्थाओं में निष्ठ हैं और समय आने पर अपनी दक्षता के बलबूते पर मध्य प्रदेश के लोग अपनी पहचान न केवल देश से बाहर दुनिया में भी बनाने में सदैव सक्षम रहे। ये अतीत का इतिहास मध्य प्रदेश का रहा है। जब मैं भोपाल में बात कर रहा हूँ और भोपाल
भोपाल के अंदर इस प्रकार विकास की बात कर रहा हूँ, तो मुझे मालूम है कि मध्य प्रदेश की राजधानी केवल नगर की नहीं होती, राजधानी प्रदेश के गौरव की होती। और जब प्रदेश के गौरव की बात करेंगे तो गौरव तो प्रदेश की गौरवशाली अतीत की विरासत की सब घटनाओं को याद करने से होता है। तो जब प्रदेश की विरासत की बात करेंगे तो प्रदेश के अंदर ऐसे ऐसे महापुरुष भी हुए हैं जिनने न केवल प्रदेश बल्कि देश और देश से आगे बढ़कर दुनिया में अपने परचम फहराए, उनको भी स्मरण करने की आवश्यकता है। उन सबको जोड़ करके देखने की जरूरत है, तब हमको विरासत पे गर्व होगा। इसलिए हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि भोपाल को अपने राज्य भर के गौरवशाली अतीत से जोड़ करके सबको वो प्रकार से दिखाई देगा कि हाँ, ये राजधानी कितनी समृद्धशाली विरासत को समेटे हुए है। इसलिए हमने निर्णय किया है कि हमारे सभी राजमार्गों के मुख्य मार्गों पर, जैसे राजा भोज ने भोपाल के पास भोजपुर का मंदिर बनाया और भोपाल का तालाब और भोपाल के सौंदर्यीकरण और सब प्रकार के काम किए, ऐसे में राजा भोज की स्मृति में हमने उनका पुतला तो खड़ा किया है जो भोपाल के बड़े तालाब की शान की तरह दिखाई देता है। लेकिन राजा भोज के नाम पर स्मृति द्वार का भी हम भूमि पूजन करने वाले हैं, जो हमारे लिए वो गौरवशाली अतीत से वापस जोड़ेगा। जब हम राजा भोज की बात करते हैं, इस बार तो विक्रमादित्य ने लाल किले के ऊपर भी अपने विक्रमादित्य महानाट्य का परचम लहराया। विक्रमादित्य का काल बड़ा गौरवशाली अतीत का काल रहा है और शासन की व्यवस्थाओं के साथ तो जुड़ करके उनने अद्भुत काम किया। विक्रमादित्य के काम करने की तरीके देखो, वो दिन में रात में 24 घंटे अपनी जनता के लिए, अपने लोगों के लिए अपनी जान हथेली पे लेकर के सुशासन की उत्कृष्ट मिसाइल उदाहरण अगर कोई है तो विक्रमादित्य का सुशासन है। कहने वाले तो कहते कि राम राज्य की अगर कोई कल्पना को साकार करने में सार्थक शासन का 2000 साल का इतिहास देखोगे तो विक्रमादित्य का शासन काल किसी ने नहीं किया है। जोरदार अभिनंदन करो विक्रमादित्य को शासन की व्यवस्था की। जब हम विक्रमादित्य की बात करते हैं तो वो भी राज्य से आते हैं, इसलिए जिस तरह उनकी राजधानी थी अवंती इंदौर उज्जैन के रास्ते पर, तो हमारी राजधानी का एक द्वार विक्रमादित्य के नाम पर भी बनाया जाएगा ताकि वो गौरवशाली अतीत से हम वापस जोड़ पाए। जब हम विक्रमादित्य की बात करते, राजा भोज की बात करते, शासन के सुशासन की बात करते, तो यहाँ मित्र बहुत सारे करेगा हमारे लिए भी तो करो, अगर यहाँ आएगी बात कुछ तो करो, हमको ये भी करना पड़ेगा। तो मैं आज आपके बीच में भी आज की व्यवस्था के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से जब हम शासन की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं में मध्य प्रदेश को बहुत आगे ले जा रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि हमने यात्रा भत्ते और बाकी भत्तों को बढ़ाया है, तो अभी मुझे आज समाचार पत्रों में सुबह पढ़ा था कि हमने केंद्र वालों को तो 55% दिया है, लेकिन राज्य वाले बच गए हैं। तो मैं यहीं से घोषणा करता हूँ और तुरंत लागू करता हूँ, मध्य प्रदेश शासन के सभी शासकीय कर्मचारी होते 2024 से 3% और 1/1/2025 से 2% महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त भी स्वीकृत की जाती है। इसका अर्थ है हमारे अपने राज्य के अंदर भी सभी शासकीय कर्मचारियों के लिए भारत सरकार के कर्मचारियों के समान आपको भी 55% का भत्ता दिया जाएगा। महंगाई भत्ते में वृद्धि के फलस्वरूप एरियल की राशि का भुगतान 5 समान किस्तों में जून 2025 से अक्टूबर 2025 तक दिवाली अच्छी बनाकर के किया जाएगा। दिवाली हमारी आनंद से बने, ऐसे में हम सब जानते हैं, जब आप 2-4 खड़े हुए बाकी को मजा नहीं आया तो मैं भी नहीं कह सकता।
किसान को प्रणाम करता हूँ। हम सब मिलकर के एक एक करके सारे वो काम कर रहे हैं जिन कामों के बलबूते पर हमारे लिए वर्तमान समय में जवाबदारी भी दी है और सरकार की सब प्रकार की व्यवस्थाओं को चलाने के लिए जो ग्रोथ इंजन का काम कर रहे हैं, आपकी वो ताकत है जिसके भरोसे से हमारी योजनाओं का नीचे जैसे शरीर के अंदर जो हमारे शरीर के सब अंग काम करते हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में जो हार्ट काम करता है वो कोई नहीं करता। ये हार्ट के रूप में हमारा अधिकारी कर्मचारी है, जिनके माध्यम से नस नाड़ी तक ये रक्त से जीवन की ऑक्सीजन पहुंचाने का काम होता है शरीर में, वो भूमिका आप सबकी है। मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा। जब ये बात मेरे ध्यान में आई है कि 2016 से पदोन्नति लटकी हुई है, हम प्रयास कर रहे हैं बहुत जल्दी सबकी अपने सारे वर्गों के लिए समान रूप से उन्नति कराने के लिए अवसर खोलेंगे ताकि सबको इसका लाभ मिले और उम्मीद करेंगे आने वाले समय में जो जो आपने कहा वो सब भी लाभ दिलाएंगे। मुझे बताया गया कि उच्च शिक्षा विभाग में और कई विभाग में कई सारे लोगों की जब भर्ती होती है फिर 2-4 साल की छुट्टी तो पद खाली पड़े रह जाते हैं। मैं समझ नहीं पाता हूँ ऐसा क्यों होना चाहिए। भाई जब भर्ती पीएससी खोलेगी तब वापस भर्ती करेंगे तो इसका दुष्परिणाम क्या हुआ कि आजादी के बाद 3-4 बार ही भर्ती हुई जब पीएससी की हमने प्रबंधन किया। सारे विभागों के अंदर जिनके पद स्वीकृत है पीएससी खाली होने के साथ ही भर्ती करने का अभियान चलाए, कोई पद खाली नहीं रहे, हमेशा ही पद भरे न। ये सभी विभागों के लागू हो। जब शासन के पद मंजूर है, व्यवस्था ऑलरेडी है, तो क्यों अपने को किसी का इंतजार करना, गाय की बार स्वीकृति लेना, कोई स्वीकृति लेने की जरूरत नहीं। एक बार पद स्वीकृत है इसका मतलब रिटायरमेंट के साथ पारिवारिक प्रोसेस विभाग करेंगे और अपने अपने पदों पे योग्य नए खून को नियुक्ति मिलेगी। आज के इस अवसर पर बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आज मुझे बहुत सारे कार्यक्रम में जाना है। ढेर सारे कार्यक्रम में जाने के कारण से मैं आपसे विनम्रता से महेंद्र सिंह जी से उनका भी समय मैंने लिया है। भगवान भैया आपके बीच है ही सही, लेकिन आप सबके साथ मिलकर के जो बात करने का मजा आता है उसकी बात ही कुछ और है। हम और आप सब मिलकर परमात्मा के दया से, बाबा महाकाल की कृपा से और अच्छा करते जाएं, ये आज के अवसर पर अपेक्षा करते हुए पुनः आपके सम्मेलन के प्रति शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। सिंधु भवन पहुंचे जहाँ पर चेटी चंड प्रतिभा सम्मान में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिरकत की है। स्वागत की इस श्रृंखला के बाद मैं ट्रस्ट अध्यक्ष एवं समस्त पदाधिकारियों को जो मंच पर विराजमान है उन्हें आमंत्रित करती हूँ कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय को प्रतीक चिन्ह भेंट करें। मैं आमंत्रित करना चाहूँ कि सिंधु भवन ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री राजेंद्र मनवानी को कि वो आए और स्वागत उद्बोधन दें। जय झूलेलाल साथियों। मंचासीन परम आदरणीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मंचासीन कार्यक्रम अध्यक्ष हमारे दक्षिण पश्चिम विधानसभा के विधायक आदरणीय भाई भगवान दास सपनानी साहब, साथियों आज चेटीचांद इस पावन अवसर पर जब नई चेतना का पर्व उन सभी को नई ऊर्जा और नई प्रेरणा बढ़ता है, उस शुभ घड़ी में हम सब मिलकर अपने बीच एक ऐसे अद्भुत नेतृत्व का स्वागत कर रहे हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश के विकास की नई ऊंचाइयों को की ओर अग्रसर किया है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव साहब। मुख्यमंत्री जी, आपके सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व में हमारा प्रदेश हर क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा है, चाहे वह शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, आधारभूत संरचनाएं हो या सामाजिक समरसता का क्षेत्र हो। आपके निर्णयों में विकास की गहरी समझ
और हर नागरिक के भविष्य को संभालने का दृढ़ संकल्प झलकता है। सिंधु भवन ट्रस्ट अपने समाज को इंगित करते हुए जो अपने परिश्रम, उद्यमिता और संस्कृति के लिए जाना जाता है, आपके इन प्रयासों में स्वयं को सहभागी और गौरवान्वित महसूस करता है। आपने हर वर्ग, हर समाज को साथ लेकर चलने की जो नीति बनाई है, वह हम सबको हमारे सबके दिलों को छूती है। सिंधु सभ्यता की विरासत हमारी सहिष्णुता, उदारता और नवाचार की भावना बरसती है। आपके विजन में गहरा तालमेल है। आज का समारोह एक सम्मान ही नहीं बल्कि आपके प्रति हमारी कृतज्ञता का एक छोटा सा प्रतीक है। हमें गर्व है कि हमारे प्रदेश की बागडोर एक ऐसे कर्मयोगी के हाथों में है जो जनभावनाओं का आदर करते हुए और विकास को अपना धर्म मानते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी, हम सिंधु भवन ट्रस्ट परिवार और समस्त सिंधु समाज की ओर से आपका इस मंच और इस भवन में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं और आपको साधुवाद अर्पित करते हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है और हमारी संस्कृति विरासत भी नई पीढ़ियों को दिशा देती है। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं आपको संक्षिप्त में सिंधु भवन की जानकारियां देना चाहूंगा। सन 1981 में शासन द्वारा 14,000 फीट का प्लॉट हमें दिया गया था, जिस पर समाज के सहयोग, देश विदेश के दानदाताओं द्वारा इस भवन का निर्माण किया गया, जो कि सेंट्रली वातानुकूलित प्रदेश का पहला जो एक समाज का कोई भवन होगा जो सेंट्रली वातानुकूलित है। इसमें हमारे कई अग्रज ट्रस्टियों का साथ और सहयोग रहा है। ट्रस्ट द्वारा कई कार्य किए जा रहे हैं। ट्रस्ट द्वारा समाज की जरूरतमंद 330 विधवा बहनों को प्रति माह 600 रुपए सहायता राशि प्रदान की जाती है। सर्व समाज के लिए जरूरतमंद होना छात्रों को प्रतिवर्ष स्कॉलरशिप दी जाती है। सर्व समाज के जरूरतमंद 250 छात्रों को प्रतिवर्ष निःशुल्क किताब कॉपियों का वितरण किया जाता है। सर्व समाज के लिए निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर एवं ऑपरेशन किए जाते हैं। देश का प्रथम सनातनी हिंदू सिद्धि समाज का मैरीबियो ऐप भी हमने लॉन्च कर दिया है। प्रतिवर्ष समाज के प्रवीण छात्र छात्राओं को ख्याति प्राप्त विशिष्ट महानुभावों का सम्मान किया जाता है। संस्था द्वारा विगत वर्ष देश के यशस्वी उप प्रधानमंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को ट्रस्ट द्वारा सिंधु रत्न पुरस्कार समर्पित किया गया था। प्रतिवर्ष ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किए जाते हैं। स्वर्गीय श्री मूलचंद हेल्पलाइन के द्वारा समस्त शासकीय योजनाओं की संपूर्ण जानकारी वक्त योजनाओं का लाभ लेने हेतु निःशुल्क मार्गदर्शन और रजिस्ट्रेशन किया जाता है एवं सिंधी समाज एवं संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए प्रतिवर्ष सांस्कृतिक कार्यक्रम करना, जैसे सिंधी चलचित्र का प्रदर्शन, नाटकों का मंचन, सिंधी वर्कशॉप, सेमिनार इत्यादि का आयोजन किया जाता है। आदरणीय महोदय, मैं पुनः आपका और कार्यक्रम अध्यक्ष का एवं समाज के सभी गणमान्य नागरिकों का इस मंच से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। इतना काम कर रहे हैं। सरल, सहज और बहुत ही संतोषी स्वभाव के प्रतीक होने वाले डॉक्टर मोहन यादव हमारे बीच में है, और इससे खूबसूरत बात क्या हो सकती है। मुझे पता है कि हम जानते हैं सभी कि हम सभी सपने देखते हैं, और सपने देखना हम सभी की फितरत भी होती है। हमारा सपना था कि आदरणीय भाई साहब भगवान दास सबनानी जी विधायक बनकर आए, और वो सपना हमारा पूरा हुआ। और अब वो प्रतिनिधि के रूप में जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ हैं, तो ऐसे में हम यही कहना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, मेरे सपनों की उड़ान आसमां तक है, मुझे बनानी अपनी पहचान आसमां तक है। मैं कैसे हार जाऊं और थककर बैठा रहूं, मेरे हौसलों की बुलंदी आसमान तक है। और आपके हौसलों की ये बुलंदी सिंधु समाज के लिए बहुत ही अच्छी साबित होगी, और हम सभी की बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। मैं बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी
माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कि वो आए और सिंधी समाज को यहाँ पर, मैं उनको इससे पूर्व ये भी बताना चाहूंगी कि आज इस सभागार में प्रतिनिधित्व देते हुए विभिन्न पंचायतों के अध्यक्ष, विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी और भोपाल के उद्योग कर्मी यहाँ मौजूद हैं जो बड़े बड़े व्यापार चलाते हैं। और मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी के लिए ये कार्यक्रम हमें सिंधी मेला समिति के दशहरा मैदान, ऐसे मैदान में होना चाहिए था जहाँ हमारे पास संख्या बहुत अधिक होती, लेकिन यहाँ पर अभी हमने एक कार्यक्रम ये किया है और उसके बाद एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय होंगे, सिंधु भवन ट्रस्ट, सिंधी मेला समिति सब मिलकर वो आयोजन करेंगे। बहुत ही सम्मान के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को, वो आए और हम सभी को संबोधित करें। आयोलाल सवई च हम सबका सौभाग्य आज के इस अवसर पर भगवान झूलेलाल की कृपा से मध्यप्रदेश सिंधु भवन ट्रस्ट और मंच पर विराजमान हमारे यशस्वी विधायक, मैं इनसे मजाक कर रहा था कि भगवान जी आपकी विधानसभा ऐसी कोई भी कार्यक्रम हो आप सर्वत्र पाए जाते हो। ये भी भगवान की कृपा और परमात्मा ने आपका नाम भी भगवान ने रखा। आज के इसी मंच पर विराजमान राजेंद्र मनमानी जी, अध्यक्ष मध्यप्रदेश सिंधु भवन ट्रस्ट, माननीय मनोज गोलानी जी, उपाध्यक्ष। गुलाब भाई आप ठाकुर कब से हो गए मुझे आप ये हमारे समाज में थोड़ा अटकते हो गए। माननीय गुलाब जी कोषाध्यक्ष हमारे भाजपा के जी है, मेरे नाम राशि लालवानी जी महासचिव आपका अभिनंदन, डीडी मेघानी जी सचिव आपका अभिनंदन, माननीय हरीश ज्ञान चंदानी जी आपका भी स्वागत है, श्याम चांदनी जी कोषाध्यक्ष। इस कार्यक्रम के निमित्त जबलपुर, इंदौर, देवास सारे मित्र पधारे, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। जब मैं सिंधु समाज में बात करता हूँ, सिंधी समाज में बात करता हूँ, तो मैं अपने आप में गौरवान्वित हो जाता हूँ। अपने लिए परमात्मा की दया से इस देश की सभ्यता, जिस सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ती, जब मानव सभ्यता की बात करते हैं तो वो सिंधु घाटी सभ्यता उस समय के अवशेष हमारे लिए पूरे देश और समाज को गौरवान्वित करते हैं। और ऐसे में सम्राट जाहिर सेन, जिनने पहली बार आज ये कश्मीर के अंदर जिस प्रकार का पहलगांव के अंदर कत्लेआम हुआ और ये जो घटना घटी, मुझे इस बात का मन में पीड़ा तो है, आप हम सब समान हैं कि ये जो शासन की व्यवस्थाओं के बलबूते पर राजा दाहिर सेन ने भी अरब के आक्रमणों को वर्षों तक रोक के रखा, अपने उस व्यवस्था के बलबूते पर इस संकट को तब पहचान लिया जो आने वाले समय में भारत को कितने लंबे समय तक काल के आगोश में दबाए हुए। मुझे इस बात का अब फक्र है कि हमारे बीच यशस्वी प्रधानमंत्री राजा दाहिर सेन के मामले को लेकर आगे जा रहे हैं, जिसके बलबूते पर देश के दुश्मनों से जिस प्रकार से राजा दाहिर सेन ने मुकाबला किया, हेमू कालानी ने अपने आप का बलिदान किया, संत कमलराम जी की जिंदगी हमारे सामने है और ये तो हृदयराम संत महाराज की भी एक तरह से उनकी पुण्य भूमि है, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। हमारे संतों के जीवन में भगवंत ने सब कुछ दिया, उनकी कृपा से हमारे लिए संत परंपरा। कई बार हमारे दुश्मनों से अगर झगड़ा है तो झगड़ा क्या है? झगड़ा कुछ नहीं, केवल हमारे जो मूल सिद्धांत, जो जियो और जीनो दो में विश्वास करते, जो चीटी मात्र से प्रेम करते, जीव दया पुरुष हृदयराम जी ने बनाया। हम तो प्रकृति से प्रेमी हैं,
आज बताइए, हमने जल से लेकर के जमीन तक जितने प्रकार के प्राणी, उन प्राणियों में सब में परमात्मा देख करके उनको हमने पूजने की संस्कृति देखी। हमने कभी किसी से किसी बात का विरोध नहीं रखा। कोई बात नहीं, आपके देवता ऐसे, आपको भी प्रणाम कर ले, लेकिन हमको तो हमारे करने दो भाई, हमारे देवता से क्या बिगाड़ा है। लेकिन मुझे इस बात का भी मन में आनंद है और आप पे गर्व भी, अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए उस काल में भी जब देश की आजादी के समय सिंध प्रांत को बांटने का तत्कालीन सत्ता ने निर्णय लिया, वो जीवन का सबसे खराब निर्णय था। लेकिन देश धर्म के लिए आप अपनी सारी जायदाद छोड़ करके अपने इस देश में आए, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सिंधी समाज के लोग धन्य हैं। लोग अपना जमीन, जायदाद, मकान, दुकान, परिवार, रिश्तेदार सब छोड़ करके अगर आकर के इस देश के अंदर शरणार्थी बन के आए, अपने ही देश में, बड़े दुर्भाग्य की बात, कहीं और नहीं गए, दुनिया में कहीं नहीं हुआ ऐसा, लेकिन अपने देश में केवल धर्म के लिए। लेकिन उस समय के सत्ताधीशों को शर्म नहीं आई, उनने प्रबंधन नहीं किए, समय पे नहीं बोला, पता नहीं कितने प्रकार के झूठ के भरोसे से आखिरी दौर में हमारे लोग समझे कि देश का बंटवारा कभी हो सकता था। अरे कभी नहीं हो सकता था। लेकिन कोई बात नहीं, चलेगा। हमारे लोगों ने वापस पुरुषार्थ पराक्रम से वापस आग में बाग लगा के दिखाया। ये सिंधी समाज के लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँ। कुछ नहीं था, कोई बात नहीं, लेकिन दो हाथ से परमात्मा ने मुकद्दर दिया, अंदर का विश्वास है। और इस देश के आबो हवा में सिंध घाटी के लोग हमेशा से अपने पुरुषार्थ के लिए जाने जाते हैं। तो आज अपने बीच में कौन सा ऐसा समाज है जिसके समाज के लोग भूले भटके नौकरी भले कर ले, लेकिन नौकरी करते करते दो काम तो जरूर कोई कर सकता है, तो अपना समाज ही कर सकता है, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। ये हमको क्षमता दी है, योग्यता दी है, तो कष्ट तो, गरीबी, परेशानी, मुश्किलें किसको नहीं आती, लेकिन गरीबों से घबराए तो काय का मनुष्य। और मेरी परमात्मा की वो लीलाओं को देखता हूँ कि हम तो भगवान कृष्ण को भी देखो, जो कालिया नाग के ऊपर भी नृत्य करते हुए, मुस्कुराते हुए बंसी बजाते हैं। हमारी तो परंपरा गौरवशाली परंपरा, उस परंपरा से आज भगवान कृष्ण के रूप में ही हम तो झूलेलाल को भी मानते हैं। उनकी जो लीला है, उस लीला का आधार पर कि जीवन में सबका भला होना चाहिए, कोई अभावग्रस्त नहीं होना चाहिए, किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए, सबके जीवन में अच्छा कर दो। और ये तो आज बदलता समय है, परमात्मा ने कल किसने देखा क्या होगा, लेकिन आज हमारा समाज जिस प्रकार से सिंधी समाज ने अपनी प्रगति की है, ऐसे में इस ट्रस्ट में आया हूँ तो चेटी चंड मतलब साल का नया दिन, और साल का नया दिन हमारा सच्चे अर्थों में गुड़ी पड़वा से मनता है। भाषा के आधार पे कोई ये बोल दे, कोई वो बोल दे, हमको मालूम है अपनी अपनी भाषा में, लेकिन है तो साल का नया दिन, चैत्र हमारा मास का पहला दिन, इसमें चेटी चंड का नया वर्ष ऋतुओं के साथ बदलता है। सच्चे अर्थों में नया साल भी वही है जब प्रकृति पूरा रंग बदलती, पतझड़ के बाद नए पौधे पुष्प खिलते हैं, फसल आती है, पूरे देश और दुनिया में खुशहाली छाती है। अब तो मैं विदेश को भी देखता हूँ, भले ही वो 1 जनवरी से मानते हैं उनका साल, लेकिन चेरी ब्लॉसम कब खिलते हैं? चेटी चंड के आसपास। सबके साथ आता कि नहीं आता? अरे चेरी ब्लॉसम तुम अंग्रेजी में बोल दो, मैं तो चेटी चंड ही सुनता हूँ। तुमको अंग्रेजी में चेयर नहीं बोलने आता तो चे बोल दो, माँ क्या फर्क पड़ गया। लेकिन वो तो खिलने वाले फूल तो बता रहे हैं, नया साल आ गया। विक्रमादित्य की गुड़ी पड़वा भी इसी दिन होती है, इसलिए हमने विक्रमादित्य के काल में, राजा जाहिर सेन के काल में, राजा भोज के काल में इस समाज ने जो उन्नति की है, उन सारे गौरवशाली इतिहास को याद रखने की आवश्यकता है। ऐसे में जब सिंधु भवन ट्रस्ट के आधार पर आप अपनी गतिविधि चला रहे हैं, तो मैं आप सबको बधाई भी देता हूँ। और सच्चे अर्थों में हमारे लिए ये साल तो उद्योग रोजगार वर्ष के माध्यम से है। तो मैं आपसे माननीय मनवानी जी, आप
आप एक गौशाला की बात कर रहे हो, हमारे तो सब लोग अपने गौशाला खोले और अपने अपने प्रकार से जितने विकास के काम हो सकते। अरे बदलते दौर में अपना समाज शासन की व्यवस्थाओं के आधार पर रोजगार उद्योग का वर्ष है। जब हम भारत और भारत के बाहर वालों को आगे बढ़ाने के लिए मौके देने की बात कर रहे हैं, तो आप जो मांगोगे वो तो देंगे ही सही। एक सम्मिलित बैठक करेंगे, उसके अंदर बात करेंगे, लेकिन उसके अलावा भी अपने नए परिवार के लोग आगे जो बढ़ रहे हैं, अब हर एक का परिवार बढ़ रहा है, नए बच्चे आ रहे हैं। आज अपना एक काम है, कल दो काम और खुलना चाहिए और सरकार उसमें क्या मदद कर सकती है, उनके साथ बिठाएंगे। आप बाकी भी समाज वालों को बिठाओ, उनके सामने सरकार सारे अपने योजनाओं को बताएगी। जब हम दूसरों को लाभ दे सकते, आपको क्यों नहीं देंगे? आप तो सबसे पहले हकदार, आप अपने समाज के नाते, आप जो लोग चाहोगे परमात्मा की दया से वो सब मिलेगा। अब आप ही जानो, बताओ, सरकारी नौकरी की अगर अपन बात करें तो सरकारी नौकरी तो सीमित ही होती है, बहुत सीमित होती है। अब हमने तो जरूर कहा कि भाई हमारी सरकार में 8-10 लाख के आसपास पद, लेकिन फिर भी हमने कहा कि एक खाली पद पे सारे पदों को भर्ती करें। इसलिए सरकार में बैठने के बाद ही 1 लाख पद की भरने की बात थी, लेकिन सरकारी से बात नहीं बनेगी। लेकिन जैसे रोजगार उद्योग के आधार पर उद्योग धंधे की बात करें तो उसके आधार पर 30 लाख करोड़ का निवेश आया और 23 लाख लोगों को रोजगार देने वाले, ये जो अपनी सरकार के माध्यम से हुआ। अब 23 लाख लोग किसको कहते हैं, लेकिन ये तो एक ही साल और ये GIS का है। आज यहाँ से भी जाकर के IT सेक्टर में जाकर के अपने सारे मित्रों के साथ, IT का मतलब क्या है, अब आप बताओ, अपने से कई सारे लोगों को बताना पड़ेगा। अभी आप स्मार्ट सिटी में काम कर रहे हो, काम का अवसर मिल रहा कि नहीं मिल रहा, इसके आधार पर ये गुलाब सिंह ठाकुर से कुछ अपने घर में से सब निकले कितने प्रकार का लाभ देते हैं। अब IT में क्या है, IT का उद्योग मतलब एक बड़ी बिल्डिंग बना दो, अलग अलग कंपनी को किराए पे दो, किराए पे देकर के वो कंपनियां कई सारे लोगों को रोजगार देंगी। उस बिल्डिंग के आधार पर कई लोगों को काम मिलेगा। अब कितनी सरल बात, अब मैं तो यह समझ नहीं पाता हूँ, सरकार की योजना के बलबूते पर एक बिल्डिंग बना करके 100-200-400 करोड़ रुपए लगाते हैं, उसके बाद IT के सेक्टर वाले लोगों को कितने लोगों को रोजगार मिलता है। आज हमारा बेंगलोर, हैदराबाद कहाँ चले गए, जब वो जा सकते हो तो इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर क्यों नहीं जाना चाहिए, जबलपुर भी जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, इसमें क्या परेशानी है। और इसमें है क्या, निवेश के लिए आप हमारे में से कई लोग अपनी अपनी एक मल्टी बनाने वाले 10-5 लोग तो मुझे ही दिख रहा सामने, उसमें क्या बड़ी बात है, क्या कोई फर्क पड़ रहा है। और अपनी बिल्डिंग कहाँ जा रही, हमारी बिल्डिंग में एक तरह से कंपनी में कोई भागीदार बन के खरीदना चाहे तो खरीद ले, नहीं तो किराए से दे दे, क्या फर्क पड़ता है, प्रॉपर्टी तो अपनी रहेगी। लेकिन आज इस माध्यम से हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं। अरे घर के अंदर 2 रोटी तो सबके है, अपने जीवन में सब खा के पूरे होते हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में कई लोगों की जिंदगी बदलने के लिए ये जो उद्योग धंधों के माध्यम से काम चलता है, मैं मान के चलता हूँ ये भी, क्योंकि हम अपने काम धंधे से, अपने व्यवस्थाओं से कई लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं। अब ये बड़ी बात, क्योंकि जब हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। इसलिए परमात्मा ने हम सबको कर्म करने के लिए पृथ्वी लोक में भेजा, मनुष्य लोक में भेजा, मृत्यु लोक में भेजा। तो जब कर्म करने भेजे तो हम केवल बिस्तर पे पड़े रहने के लिए नहीं, घर में अपने सुख आनंद के लिए नहीं, जो कर सकते हैं वो सब कुछ करो। और करने के बाद परमात्मा ने यश दिया, हम अपने उन कामों के बलबूते पे अपने घर परिवार का भी मान सम्मान बढ़ाए, समाज में भी मान सम्मान बढ़ाए, अपने जीवन में लोगों की आर्थिक प्रगति में भी सहयोग करें, तो सरकार भी साथ खड़ी रहेगी। गलत क्या है उसमें। इसलिए ये सरकारीकरण में कई सारे नाटक है। आप बताओ, पहले उद्योग धंधे खोलने जाओ तो 40 प्रकार की परमिशन लगती। हमने कहा एक चीज की परमिशन के लिए 10-10 बार क्यों धक्के खाना पड़े। आदमी अपना खुद का निवेश लेके आ रहा है, आपके साथ जुड़ करके काम धंधा करना चाहता है, तो वो सम्मान का हकदार होना चाहिए कि वो अपमान का हकदार होना चाहिए, उसको सम्मान देना चाहिए। तो हमने कहा 10 प्रकार की परमिशन रखो, बाकी फालतू परमिशन सब काट दो। हमने सारी परमिशन में सुधार दी, ये जरूरत नहीं है। और फिर हमने कहा कि कोई उद्योगपति उद्योग लगाने आया तो वो नल का कनेक्शन है, कहा उसके पीछे घूमेगा, कोई दूसरा जो विभाग में जाएगा, नगर निगम में जाएगा, 25 जगह जाके चक्कर खाएगा। हमने कहा इसकी जरूरत नहीं है।
अगर अपना निवेशक कोई आता है तो केवल कलेक्टर के यहाँ जाएगा। कलेक्टर सारे सरकारी विभाग को है, कलेक्टर के माध्यम से उसकी व्यवस्था मदद होना चाहिए। जब ये हम अपने को जल्दी से प्रोग्रेस करना, नहीं तो 8 महीने 10 महीने के चक्कर में निकल जाएगा, तो जितना जोश से आया वो ठंडा ही हो जाता। आप बताओ, ये उसके बीच में सुव्यवस्था होना चाहिए। जब हम विक्रमादित्य की बात करते, रायसेन की बात करते, भोज की बात करते, तो ये व्यवस्थाओं में सुधार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमने सब सुधार कर दिया कि आओ आप आज काम करना चाहो, 2 महीने 3 महीने आपकी फैक्ट्री तैयार करो, धूमधाम से आगे बढ़ो, इसमें कोई परेशानी नहीं। और उससे आगे बढ़ करके अपने बीच जो रोजगार पर उद्योग लगाया, आज के इस दौर में उद्योग धंधों में नई नई मशीन ले आते हैं, नई मशीनों के बलबूते पे जो काम धंधा करना चाहे वो बड़े लोग हैं, अच्छी बात है, वो भी करें। लेकिन जो छोटे लोग हैं, जो कई लोगों को रोजगार दिला रहे हैं, अब आप बताओ कि अपने कॉटन उद्योग में अर्थात कपड़े बनाने के लिए, रेडीमेड गारमेंट्स में या इस टाइप के और दूसरे काम में अगर आप 1000 लोगों को मजदूर बनाते, साथ में काम देने के लिए रखते हैं, या हमारे श्रमिक भाई बहनों को, तो हमने कहा कि आपकी फैक्ट्री आप लगाओगे, लेकिन आप रोजगार उद्योग लगाओगे तो उद्योग लगाने में आपको बिजली में, प्लाट में, रजिस्ट्री में, बैंक फाइनेंस में, उसमें तो अनुदान देंगे ही। प्रति लेबर हम 5000 रुपया महीना वो भी देंगे, आप कितने भी लाए भाई, आप तो रोजगार दे दो। तो आपके यहाँ अगर वो रोजगार पा रहा है तो हम उसको अपना रोजगार में योगदान देंगे, तब तो आप उसको रखोगे, नहीं तो मशीन ही सब कुछ कर देगी। तो खाली मशीन से थोड़ी काम चलाना, हम तो लोगों की गरीबी दूर करना, लोगों को रोजगार दिलाना। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे प्रयोग हमने किए। आने वाले समय में आप विस्तार से बात करोगे तो विस्तार से अधिकारियों को बिठा के भी बात भी कर लेंगे। अरे हमारे लोग आगे बढ़े और आगे बढ़े और आगे बढ़े, मध्य प्रदेश वाले, इसी के लिए तो सरकार होती है। सरकार क्या होती, इसलिए सरकार के नाते से ऐसे कई सारे बदलाव करते हुए, लेकिन अब जब आपने गौशाला की बात कही, कुछ और काम किया, तो मैं मान के चलता हूं कि आपके सारे विषयों को लेकर के हम बैठ के बात करेंगे। सरकार के आप भागीदार हो, आपके सबके आशीर्वाद से सरकार बनती है, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। और मुझे गर्व है, ये समाज तो सदैव हमारे साथ रहा है, ये कहीं दाएं बाएं जाता नहीं है। ये मनोज जी भले बेटे, लेकिन काम हमारे ही करते हैं, मैं इनको भी धन्यवाद। अपन सब एक ही बात, आज के अवसर पर मैं आप सबका आभार भी मानता हूँ, और इंडस्ट्री के लिए IT सेक्टर की आज मैं मीटिंग कर रहा हूँ। आप जरा छिड़ो मत, जरा मजा नहीं आएगा, बहुत सारी पर्दे की बात पर्दे में रहने दो। लेकिन हमारी पार्टी तो आदिवासी जी को आगे बढ़ाने वाली पार्टी थी। आप बताओ, लालकृष्ण अडवाणी जी ने पूरा जीवन दिया, और मैं तो मान के चलता हूँ कि सभी सिंध समाज से आए, कई सारे कोई भी आदमी, वो हमारे लिए जो आपकी ये नींव लगाने की आदत, मनवानी, भगवान दास, सबनानी और सब हम हिंदुस्तानी, अलग कहाँ हो सकते, एक ही का है, वो दूर भागा। तो हमारे देश का नाम हिंदुस्तान, ये हिंदू शब्द आया कहाँ से? हिंदुस्तान से तो आया। तो सिंध नदी के किनारे सारे हिंदुस्तान वासी, तो हम सब मिलकर के देश प्रदेश की प्रगति में आगे बढ़ते जाए। मेरी अपनी ओर से सबको शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी ट्रस्ट के महासचिव सह सचिव श्री हरीश ज्ञान चंदानी जी को वो आए और समस्त अतिथियों एवं उपस्थित जनों का आभार व्यक्त करें। हरीश ज्ञान चंदानी। मध्य प्रदेश हिंदू भवन ट्रस्ट में पधारे हमारे विजनरी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। उन्होंने यहाँ आकर सिंधी समाज को गौरवान्वित किया है। साथ में इस पूरे तो आप ये सीधी तस्वीर देख रहे हैं भोपाल से, जहां पर चेटीचंड प्रतिभा सम्मान समारोह में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए और उन्होंने अभी वक्तव्य दिया। उनके साथ सिंधी समाज के कई बड़े नेता शामिल हैं। भगवान दास सबनानी भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो चेटीचंड प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम
भोपाल में आयोजित किया जा रहा है। वहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हैं। तुलसीराम सिलावट जी, कैबिनेट मंत्री माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, विधायक माननीय श्रीमती मालिनी गौड़ जी, माननीय श्री मनोज पटेल जी विधायक, शहर अध्यक्ष माननीय श्री सुमित मिश्रा जी, श्री गौरव रणदिवे जी, महापौर माननीय श्री पुष्यमित्र भार्गव जी, विधायक माननीय श्री गोलू शुक्ला जी, हम सभी का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं और सभी सम्माननीय जन हमारे हितग्राही भाई बहनों से रूबरू हुए, उनका वंदन किया, अभिनंदन किया और उनसे चर्चा की। और अब हमारे हितग्राही भाई बहनों को जिन्हें हम प्रतीकात्मक रूप से नियुक्ति पत्र प्रदान करने जा रहे हैं कि रवीना खराड़ी जी, ज्योति कुमारी, मीना कालिया जी, अंकिता वर्मा जी, प्रेमचंद जी, रेखा चौहान जी, रवीना खराड़ी जी अस्थिवादी दिव्यांग हैं जिन्हें कंपनी में 12,000 रुपये राशि दी गई है। इस नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। ज्योति कमली जी जो कि अस्थिवादी दिव्यांग हैं, टॉयज एंड ट्रीट्स कंपनी में 12,000 प्रति माह पर इन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। मीना बालोदिया जी ये भी अस्थिवादी दिव्यांग है, इन्हें भी नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक हार्दिक आभार, हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि अपने अमूल्य समय में से हमारे हितग्राहियों के लिए, हमारे दिव्यांग भाई बहनों के लिए आपने समय निकाला, अपना स्नेह आशीष दिया, मार्गदर्शन दिया, प्यार स्नेह दिया और हमारे भाई बहनों का अभिनंदन किया, वंदन किया, स्वागत किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का। माननीय मुख्यमंत्री जी आमंत्रित हैं हम सभी को आशीर्वचन देने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव। मां अहिल्या की नगरी इंदौर में दिव्यांगजनों को उपकरण वितरण के अवसर पर माननीय मंत्री श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, माननीय विधायक रमेश मेंदोला जी, माननीय विधायक गोलू शुक्ला जी, माननीय विधायक मालिनी गौड़ जी, माननीय मनोज पटेल जी, विधायक जयपालपुर, इस अवसर पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी, सांसद जी है कि कहाँ गए, माननीय सुमित मिश्रा जी, हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, सोनकर जी से लगा करके गौरव रणदीवे तक और नरेंद्र सिंह सलूजा जी, दिव्यांगजनों में हम सब परमात्मा की लीला, यशस्वी प्रधानमंत्री जिनने कितना सुंदर नाम दिया है। आमतौर पर हम सब जानते पहले क्या नाम लिया जाता है, क्योंकि ये मानव शरीर ये भी परमात्मा की कृपा है और ऐसे में उनका दिया शरीर, उनकी व्यवस्था, लेकिन हम अपने समाज सरकार के सहयोग से जिन जिन बंधुओं को, कोई को ट्राइसिकल, कोई को कान में सुनने की मशीन, किसी को नियुक्ति, जो आज बताया गया कि 749 दिव्यांगजनों को 70,50,000 की लागत के विभिन्न उपकरणों का वितरण आज इंदौर में हो रहा है। कुल मिलाकर के 51 लाख की लागत से 105 दिव्यांगजनों को मोटरेट ट्राइसिकल बैटरी युक्त, 4 लाख की लागत से 41 दिव्यांगजनों को सामान्य ट्राइसिकल, 3.5 लाख की लागत से 44 दिव्यांगजनों को व्हील चेयर, 7 लाख की लागत से 154 दिव्यांगजनों को श्रवण यंत्र, 5 लाख की लागत से 405 अलग अलग प्रकार के सहायक उपकरण। ये उपकरण ही एक तरह से परमात्मा की दया से पुनः जीवन के लिए भगवान का आशीर्वाद है, जिनकी मदद से हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी बेहतर कर पाएंगे। ऐसे सभी भाई बहनों को मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का माननीय मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, आदरणीय माननीय मंत्री श्री तुलसी सिलावट जी एवं अन्य सभी विधायक
मेयर्स हम सभी के बीच आ चुके हैं। हम आप सभी का भी तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और हमारी भारतीय संस्कृति में किसी भी कार्य की शुरुआत हम दीप प्रज्वलन के साथ करते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूं कि कृपया आप दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करेंगे। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और आइए ईश्वर के आशीर्वाद के बाद मैसर्स शिवांगी रोलिंग मिल प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स संतोष इंजीनियरिंग, मैसर्स श्री महालक्ष्मी सीसीआर लिमिटेड, मैसर्स बालाजी पेट सॉल्यूशंस, कामाख्या इंडस्ट्रीज एंड लॉजिस्टिक्स पार्क प्राइवेट लिमिटेड, पायनियर इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, हिंडेक्स इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड, Strongline India Private Limited, Aravali Innovation Private Limited, Solution Expert Private Limited। इन सभी इकाइयों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। अब कुछ इकाइयों को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लेटर ऑफ इंटेंट प्रदान किए जाने हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगी, कृपया आप जल्द से जल्द मंच पर पधारें और माननीय मुख्यमंत्री जी से ये लेटर ऑफ इंटेंट प्राप्त करें। मैसर्स बू यांग स्काई कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, जोरदार तालियां हो जाए, तालियों में कमी नहीं आनी चाहिए। कार्यक्रम बेहद खास है और मध्य प्रदेश देश और देश के विभिन्न हिस्सों से यहां पर प्रतिनिधि आए हुए हैं। इसके बाद मैसर्स एफिवर सीडीएस प्राइवेट लिमिटेड, ये मेडिकल डिवाइस पार्क होने जा रहा है। मैसर्स एफिवर सीडीएस प्राइवेट लिमिटेड, मेडिकल डिवाइस पार्क, मेडिकल डिवाइस के क्षेत्र में लगभग प्रस्तावित निवेश जो है 207 करोड़ का है और 486 लोगों को रोजगार आप प्रदान करने जा रहे हैं। इसके बाद मैं निवेदन करूंगी मैसर्स कॉलेन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड से, कृपया आप मंच पर पधारें और ये आशय पत्र प्राप्त करें। मेगा फूड विदर एंड एसेसरीज क्लस्टर सीतापुर में आपकी इकाई है। फुटवेयर एंड एसेसरीज की आप निर्माता हैं। निवेश की यदि हम बात करें तो प्रस्तावित निवेश माननीय मुख्यमंत्री जी मैसर्स एफिवेयर सीडीएस प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए विषयों को जारी करें। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी इनकी प्रतियों का भी अनावरण करने जा रहे हैं। ये सभी गाइडलाइंस हैं, जीसीसी नीति, सेमीकंडक्टर दिशा निर्देश, ड्रोन नीति दिशा निर्देश और
AVGC XR दिशा निर्देश। बहुत बहुत धन्यवाद। और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड द्वारा विकसित किए गए 4 पोर्टल का भी शुभारंभ करेंगे। मैं आपसे निवेदन करती हूं, कृपया आप रिमोट का बटन दबाकर इन सभी पोर्टल्स का शुभारंभ करें। MPSC-DC का IT इन्वेस्टमेंट पोर्टल मध्य प्रदेश के निवेशकों के लिए एक एकीकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। अनुकंपा नियुक्ति पोर्टल माध्यम से शासकीय विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की मृत्यु के बाद परिवार सदस्यों को अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान है। मध्य प्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग पोर्टल और HRMS मोबाइल ऐप। ये ऐप के माध्यम से मध्य प्रदेश के शासकीय विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की नियुक्ति से लेकर सेवानिवृत्ति तक की गतिविधियों को देखा जा सकेगा। और इन सभी भूमि पूजन, लोकार्पण, लेटर ऑफ अलॉटमेंट, इस अवसर पर हमारे महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी, हमारे बीच मौजूद सभी वरिष्ठ नेतागण, सरकार के मुख्य सचिव माननीय अनुराग जी, इस आयोजन की इस रूपरेखा और पूरा सूत्र जिनके पास है, CS संजय दुबे जी, समस्त अधिकारीगण, और सबसे अच्छी बात IT और इससे जुड़े हुए सेक्टर के सारे, भगवान के उस दरबार की तरह यह दरबार शोभा बढ़ा रहा है, जहां इंद्र का दरबार भी शोभायमान होकर के आज हमारे इंदौर से आपस में कंपटीशन कर रहा होगा कि वहां का दरबार ज़्यादा अच्छा है कि यहाँ का दरबार अपना आनंद ला रहा है। मैं आज इस अवसर पर जोरदार ताली बजाएं हमारे अपने सभी क्षेत्र के प्रमुख स्वनाम धन्य अलग अलग प्रकार की हस्तियों के लिए। देखें, हम हमारे तरफ माननीय विश्वनाथ जी आए बेंगलोर से चल करके, हमारे लिए तो, मैं तो बाबा महाकाल की नगरी का हूँ, तो विश्वनाथ जी हम तो आपको उस रूप में ही मानते हैं जो काल को भी नियत करते, ऐसे महाकाल जो अपने उत्सर्ग से दुनिया को प्रोत्साहित करते हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है अतुल जी यहाँ आए। अतुल जी से जरूर मैं बात कर रहा हूँ। अतुल जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। आपने 1000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात का तो भूमि पूजन किया, हमने एक में नहीं बात बनेगी, 5000 करोड़ की बात बनेगी। जोरदार अभिनंदन करें माननीय अतुल जी के लिए भी। पंचशील के माध्यम से आपने अपनी अलग प्रकार की पूना को अपनी दुनिया ही एक नई प्रकार से ले गए। जिस प्रकार से आप काम कर रहे हो, न केवल आप, मैं देख रहा हूँ यहाँ से कई प्रकार के कई सारे मित्रों ने अलग अलग, थोड़े समय की कमी है, मैं आप सबको भी प्रणाम करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। जिस प्रकार से हम सब मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज इस दौर में आकर के खड़े हुए, जहां आज से 10-15 साल पहले सोचना भी बड़ा मुश्किल जाता था। हम सब जानते हैं कि वो दौर कितनी तेजी से बदला। एक व्यक्ति अपनी संकल्प शक्ति के भरोसे से कितना बदलाव ला सकता है, ये आज हमको अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के उस कार्यकाल का केवल 11 ही साल हुआ है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन 11 साल में अमूल चूल परिवर्तन। जिस भी क्षेत्र में जाओ, जिस प्रकार से आप काम को देखोगे, पूरा देश दुनिया के सामने एक अलग पोजीशन में खड़ा है। ऐसे में यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद के साथ हमारी सरकार के गठन के बाद भी हमने तुरंत उद्योग और रोजगार की तरफ ध्यान दिया। और मुझे इस बात का संतोष है कि लगातार रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव संभाग के हमारे प्रमुख सचिव यहाँ इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के राघवेंद्र जी बैठे हैं और उनके साथ बाकी लोग भी बैठे हैं। हमने अपने छोटे छोटे स्थान पर भी कभी सोच नहीं सकते थे कि उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर ये तो चलो बड़े हैं, लेकिन नर्मदापुरम, सागर, रीवा ऐसे छोटे छोटे स्थान पर भी इंडस्ट्रीज जा सकते हैं। शहडोल जैसे स्थान पर भी इस्पात की बड़ी इंडस्ट्री 3500 करोड़ की, और एक अकेला ऐसा नहीं, सब मिलाकर के जब हम अपने GIS पे गए तो सब मिला के 30 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश को मिला। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे अभी तक के सारे रिकॉर्ड टूटे हैं और जिस प्रकार का वातावरण बना है, और अब हम उसके बाद रुके नहीं हैं। जैसे अनुराग जी ने कहा, सही कहा है कि 60 दिन से भी कम समय में अभी हम IT सेक्टर की बात कर रहे हैं, और IT की भी 4 पॉलिसियां मैं पहले अनाउंस कर देता हूं, उसके बाद थोड़ी बात
बढ़ाऊंगा। हमारे वीर जी ने आकर मिठाई तो खिलाई दी है, आपकी पंजाब की मिठाई निश्चित रूप से यश देगी, मैं पक्की बात कह सकता हूं। आज के इस अवसर पर टेक डेस्टिनेशन के कदम बढ़ते हुए खास करके आज में जो नई घोषणा, यह हमारी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की बैरसिया में 209 एकड़ के इस मेगा प्रोजेक्ट से हम प्रदेश को इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन की पावर हाउस बनाएंगे। यहाँ मोबाइल, सेमीकंडक्टर, डिवाइस पार्क बनाने वाली सभी कंपनियों को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। 1500 करोड़ से अधिक का निवेश आकर्षित करते हुए लगभग 75,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मेक इन मध्य प्रदेश की नई इस पॉलिसी का लाभ मिलेंगे। जोरदार अभिनंदन करें आज के इस अवसर पर बैरसिया में बनने वाले इस मेगा प्रोजेक्ट के माध्यम से। मैं आज के इस अवसर पर स्पेस टेक नीति पर काम करते हुए मध्य प्रदेश को हम अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का एक प्रमुख केंद्र बनाएंगे। इस नीति के अंतर्गत हम स्टार्टअप को अंतरिक्ष अनुसंधान, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी एवं कमर्शियल स्पेस मिशंस के लिए भी प्रोत्साहित करेंगे। साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता, मैं आज के इस अवसर पर साइबर से जुड़े हुए सुरक्षा और अलग अलग प्रकार के सभी कामों को लेकर के, ये जो डेटा प्रोटेक्शन से ट्रेनिंग और इत्यादि कितने प्रकार के काम करते हुए हम ये एक नए दौर में प्रवेश कर रहे हैं। मैं अगर ये सब देखूंगा तो ऐसा लगेगा कि थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, जैसे हमको उद्घाटन में समय लग रहा था कि अपनी एक एक करके अलग अलग बात करें तो हर एक को इतना उत्साह है, उसको लगता है कि बस मेरे से बात कर रहे, दूसरे का नंबर ही नहीं आने देगा, थोड़ा जाती हो जाएगी। आज के इस अवसर पर जितना उत्साह उमंग के साथ एक एक अलग अलग निवेशक, इसलिए हमने भी बड़ा मन करके इसमें कोई छोटा नहीं किया है कि हर एक किसी के साथ, जब इंदौर की बात कर रहे हैं तो यहाँ इंदौर में भी एग्रीटेक उत्कृष्टता केंद्र IIT इंदौर के साथ हम ICAR नेशनल इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर के एग्रीटेक और खास करके ड्रोन टेक्नोलॉजी और जितने प्रकार से मैं परदेशीपुरा के इस प्रोजेक्ट पे आज सभी भास्कर में पढ़ रहा था कि ये अपने लिए चैलेंज है। मुझे इस बात का संतोष है कि ये परदेशीपुरा का हमारा IT पार्क, इसको PPP मॉडल पे दे दिया ना तो जी गया है। जोरदार ताली बजाओ। आज वो सवेरे का यहाँ समाचार मैंने आते ही पढ़ा था कि ये लगभग 8-10 साल से पाइपलाइन में था, उठा नहीं रहे और अब धीरे धीरे लग ऐसा रहा है कि हमारे पास जमीन कम पड़ रही है, प्रोजेक्ट मांगने वाले बहुत आ रहे हैं। जिस प्रकार का समय चला है और अब हमारे अपने लिए अभी केवल IT के नहीं, IT के साथ जितने प्रकार सेमीकंडक्टर और ड्रोन और डेटा टेक्नोलॉजी, जितने प्रकार डेटा सेंटर की बात भी आई है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि IT पार्क भोपाल में भी, जो आपने अभी 5 जगह की बात करी थी, 5 नहीं 6 है, रीवा छूट गया है। आज की स्थिति में रीवा, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर तो राजधानी है ही इस पूरे क्षेत्र की। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने वर्तमान के दौर में बदलते समय के साथ। और न केवल IT और इस प्रकार की व्यवस्था, हमने बाकी को भी रोजगार परक पिछली 18 नीतियां जब यशस्वी प्रधानमंत्री की मौजूदगी में हमने लोकार्पित की थी। और यही तो कारण है, ऐसा लग रहा कि सारा फुटवेयर अगल बगल से निकल करके पूरे देश और देश से आगे जाके कोरिया के मित्र भी आए ना कोरिया वाले, जोरदार अभिनंदन करो। कोरिया से चलकर हमारी पॉलिसी के आधार पर एक टीम जापान से आकर के खड़ी, एक टीम कोरिया से आ रही, पूरी दुनिया के निवेशक कहां से कितने प्रकार से गौरवान्वित कर रहे हैं। और कोरिया वालों ने तो कहा कि हमारा तो वो भगवान राम की नगरी अयोध्या से प्राचीन काल में संबंध था। तो हमने कहा जब अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहा है तो कोरिया का वो संबंध वापस जिंदा हो रहा है, जिसके कारण से हजारों साल पुरानी भारत की परंपरा विदेश के इस प्रकार के राज परिवारों से संबंध बनता है। मैं यहाँ आकर के आज जिन जिन प्रकार से लोगों ने MOU किए उनको भी बधाई देता हूँ, जिनने अपने नए प्रकार के नए संकल्प के आधार पर मेगा फुटवेयर की जब हमने पॉलिसी डिक्लेयर की तो 1, 2, 3, 4, 5 सीतापुर, हाथोद, कहाँ से हमारे कितने प्रकार के लोग आए। मैं गुरु कृपा महाराज आपको भी बधाई देता हूँ, हमारे सरदार जी, वीर जी के साथ ये सभी मित्रों को, खास करके आपने अमित बाजोरिया जी, राजेश भारद्वाज जी, महेश गर्ग जी, धर्मेंद्र नरूला जी, मनमोहन गुप्ता जी, RK खुराना जी, समीर कमानी जी, सुनील गुप्ता जी और मंच वालों की तो सूची कहीं छूटी गई मेरे से, जिनके कितने प्रकार से अलग अलग अनाउंसमेंट हुए हैं।
मैं सबको बधाई देना चाहता हूं आपके सबके सहयोग के माध्यम से। वैसे एक बात सत्य है, हमारे यहाँ उद्योगपति का बनना एक पवित्र मंदिर के बनने के बराबर है। आपके माध्यम से कई लोगों को जीवन मिलता है, कई लोगों को रोजगार मिलता है। ये सच्चे अर्थों में मानव सेवा है। हमारे लिए परमात्मा मंदिर में हमको आशीर्वाद देता है। ऐसे ही सच्चे अर्थों में आपकी कर्मशील भावना के आधार पर, आपकी श्रम शक्ति के आधार पर जीता जागता एक अपना लोगों का जीवन यापन करने का एक बड़ा केंद्र बनता है, जिसके माध्यम से कितने प्रकार के लोगों का पेट पलता है। और आज के समय में जब बदलते दौर में सबकी अनुकूलता के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं इसको प्रोत्साहित करते। वो दौर गया जब कभी उद्योगपति के साथ हाथ मिलाते हुए या फोटो खींचते दिखता है तो लोग शंका करते थे कि ये पता नहीं क्या हो रहा है, ये पता नहीं क्यों ऐसा माहौल बना था। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ देशों के सामने अगर मध्य प्रदेश या बाकी देश अपने देश को सामने खड़ा करके देखो, आज के इस दौर में टेक्नोलॉजी के युग में इजराइल जैसा 1 करोड़ से कम आबादी का देश कितने प्रकार से अपने आप को उन्नति के क्षेत्र में ले गया, तो हम तो 145 करोड़ से ज्यादा वाले। दुर्भाग्य के साथ 1948 में आजाद हुआ था इजराइल और हम भी 47 में आजाद हुए। केवल इजराइल नहीं, ब्राजील से लेकर के इतने सारे देश, जापान, जर्मनी की बात अगर करो तो ये तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में इनकी हालत क्या हो गई थी। लेकिन अपनी उद्यमशीलता के, वहां के नागरिकों की और सरकार की छत्र छाया में सभी प्रकार से फलने फूलने का जब मौका मिला तो आज वो देश अपने आप में एक बड़े बड़े अर्थव्यवस्था बनकर के फिर छाती ठोक करके सबके सामने खड़े हुए। कभी हम अर्थव्यवस्था का आकलन इस नाते से करें कि 47 में भी 1 रुपया और $1 1 रुपया दोनों बराबर ही थे, लेकिन आज कितना अंतर आया। केवल ये जो व्यवस्था का संचालन करने के सूत्र सरकार के माध्यम से जिनके हाथ में थे, उन्होंने हमारी क्षमता का, योग्यता का, इस देश के नागरिकों के साथ का, इसकी उद्यमशीलता का सही से उपयोग नहीं किया, उसका नुकसान हमको हुआ है। मुझे इस बात का संतोष है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने आते ही वो सब कुछ बदलने का प्रयास किया जिनके कारण से अतीत के कालक्रम में हमारी प्रगति रुकी थी। अब सब क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं। हम सब देखते हैं आज बदलते दौर का भारत है और बदलते दौर का भारत सभी प्रकार से सभी क्षेत्रों को बढ़ते हुए सभी राज्यों को भी लेके बढ़ रहा है। इसीलिए तो हम तो ठीक, हमारा परंपरागत दुश्मन पाकिस्तान और पाकिस्तान के अंदर के नागरिक भी अब कह रहे हैं कि काश मोदी हमारे प्रधानमंत्री होते तो हमारे को इतने दुर्दिन नहीं देखना पड़ते। ये जो बदलते दौर का समय है, मैं मान के चलता हूं आज के इस अवसर पर इंदौर ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। मैं आज इसकी घोषणा तो अब संजय जी से कहूंगा कि आप ही बताना भाई, क्योंकि मैं तो इतने प्रकार से इतनी सारी चीजें जुड़ गई है कि आपका वो रिमोट का बटन दबा दबा के अंगूठा दर्द करने लग गया। कितनी बार दबाएं और कितनी देर खड़े रहे। इतना माहौल अनुकूल बना है कि इस माहौल को हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबके प्रति अभिनंदन। लेकिन आप रुकना मत, थमना मत। अभी मध्य प्रदेश ने तो शुरुआत की है कई सारे सेक्टर में। अभी एग्रीकल्चर का सेक्टर हमारा चालू होने वाला है। 3 तारीख को हमारा एग्रीकल्चर का पहला हमारा कृषि मेला, जिसके माध्यम से, क्योंकि ये आप देखिए आज मध्य प्रदेश के अंदर कितनी प्रकार की संभावना भरी पड़ी है। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट पूरे देश में सबसे तेज गति से अगर कहीं है तो मध्य प्रदेश की है। हमारी कृषि विकास दर वाकई आश्चर्यकारी है। और कृषि विकास दर नहीं, अभी हमारा अपना इरिगेटेड एरिया भी अगर हम देखेंगे तो इरिगेटेड एरिया लगभग 55 लाख हेक्टेयर है। आप अगर 2002-03 की तरफ जाओगे तो केवल 7 लाख हेक्टेयर था। हमारे मध्य प्रदेश की राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2002-03 तक केवल 11,000 रुपया प्रति व्यक्ति थी। आज 1,52,000 रुपया प्रति व्यक्ति आज स्थिति है। और 2047 तक हमने कल्पना की है कि 22,50,000 रुपया प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाए। मध्य प्रदेश उस पर काम कर रहा है। ऐसे कई बड़े टारगेट लेके हम चल रहे हैं। निश्चित रूप से आपके और हमारे साथ मिलने के साथ भारत आगे बढ़ेगा, मध्य प्रदेश को आपका साथ मिलेगा। पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं श्रीमान मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, हमारे विधायक माननीय मनोज जी पटेल। इस अवसर पर सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुझे
खास करके GIS के 60 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं और हमने दोनों तरह से काम करना चालू किया है। ये GIS में जो ऑफर हमको मिले हैं, जो MOU हुए हैं, उनके कामों को धरातल पे उतारना, खास करके अलग अलग सेक्टर के GIS में भी ये आज हमने जो इंडस्ट्री कॉन्क्लेव खास करके टेक खास ये हमारी अपनी सभी प्रकार की पॉलिसियों से लेकर के जितने नीचे प्रकार से काम करना चाहिए, तो जितने प्रपोजल आए थे साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के माध्यम से हमारी इंडस्ट्रियों के 99 प्रस्ताव आए जो MOU हुए थे, उसमें 25% प्रस्तावों का आज भूमि पूजन या लोकार्पण हुआ है। ये वो बात बताती है जिसके प्रति हमारी तत्परता या हमारी गतिशीलता ये अपने आप में परिलक्षित होती है। मुझे इस बात का संतोष है कि इस प्रकार के प्रस्तावों को धरातल पे उतार करके हमारी सरकार ने जो अपने शुरू के संकल्प है कि हम केवल इन सारी बातों को कागजी स्तर पर न रहते हुए नीचे मैदान में यथार्थ में उतारेंगे। उसी के आधार पर आज हमने कई सारे भूमि पूजन लोकार्पण किए। और जैसे हमारी पॉलिसी है कि IT का भी है, लेकिन IT के साथ बाकी अलग अलग इंडस्ट्रियों को भी समान रूप से प्रोत्साहन दे रहे हैं। क्योंकि हमने अपनी सरकार का ये वर्ष ही 2025 उद्योग और रोजगार वर्ष के रूप में मनाया गया है, इसलिए समान रूप से हमारे उद्योगों के अलग अलग प्रस्तावों को भी इससे जोड़ रहे हैं और IT के सेक्टर को भी लेके चल रहे हैं। मैंने अभी जानकारी माननीय कैलाश जी भाई साहब से ले भी रहा था कि इंदौर में हमारा IT के सेक्टर में 2008 के बाद से यहाँ से प्रस्तावों का धरातल पे उतरना प्रारंभ हुआ और MR10 के वर्तमान के इस पूरे रोड के ऊपर सब प्रकार से बड़ी बड़ी कंपनियों ने भी अपनी जगह बनाई। और उसी सिलसिले को बढ़ाते हुए जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो ऐसे कई पुराने प्रस्ताव भी, जैसे कि हमारे यहाँ परदेसीपुरा में IT पार्क का ये 8-10 साल से प्रस्ताव पेंडिंग था। आज एक समाचार पत्र में जरूर छपा, लेकिन वो गलत छपा है। मूलतः हमारे विभाग ने PPP मॉडल पे लगभग 250 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट इसमें मानते हुए इसको हमारे इस डिस्पोजल में जोड़ा है, ताकि अब ये बहुत कम समय में बहुत बड़ा पार्क, लगभग 3 एकड़ से बड़ी लैंड का ये पार्क बनकर के तैयार हो जाएगा। इस प्रकार से जो पेंडिंग काम हमारे हैं वो भी होते जा रहे हैं और इस प्रकार से ये जो हमारे वर्तमान के फ्रेश प्रस्ताव, जैसे उदाहरण के लिए हमने अपने पिछले समय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट या रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से भी कई जगह जो भूमि पूजन, कई जगह निर्माण कार्य IT पार्क के लिए भी हुए थे। मोटे तौर पे 6 शहरों में हमारे IT पार्क पे हमारे प्रपोजल के आधार पर काम प्रारंभ हो गया, जिसमें बड़े 4 महानगर इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर ये तो है ही, लेकिन रीवा और उज्जैन के अंदर में भी IT पार्क प्रारंभ हुए और IT पार्क के भी प्रपोजल, जैसे उदाहरण के लिए उज्जैन का IT पार्क एक बिल्डिंग कंप्लीट हुई, उसके साथ में दूसरे का टेंडर कर दिया, तीसरे 3 टावर का एक साथ PPP मॉडल पे। इसी प्रकार से रीवा का मॉडल कंप्लीट हुआ, जबलपुर का कंप्लीट हुआ, तो हाथों हाथ दूसरे टेंडर लगा करके हमने उसी को गति देने का लगातार प्रयास किया। जिस प्रकार से परदेसीपुरे का मैंने आपको विस्तार से बताया कि जहां जहां हमने जिन क्षेत्र में प्रोत्साहन देने की नीति अपनाई है, उसकी गतिशीलता भी और उसकी तत्परता के आधार पर के सामने आ रहे हैं। और ये व्यवस्थाओं को समझने के लिए आज जैसे ही पॉलिसियों के प्रस्ताव लोगों को दिए गए तो कई सारे लोगों ने इसमें अपनी रुचि दिखाई है। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार का समय चला है, जैसे उदाहरण के लिए आज हमारे बीच पंचशील के माननीय अतुल चौरड़िया जी ने इंदौर के साथ जुड़ करके जो बड़ा प्रस्ताव दिया है। आप सब जानते हैं कि अतुल चौरड़िया जी वो व्यक्ति हैं जिनके माध्यम से लगभग 7 लाख लोग रोजगार पाते हैं और पूना के अंदर उनने ट्रम्प टावर बना करके अपने इस जगत के अंदर सबसे बड़े शख्सियत में से एक उनका अपना स्थान है। अकेले अभी डेटा सेंटर के लिए ही 50,000 करोड़ का निवेश उनने महाराष्ट्र में किया है। हमने उनसे बात की थी और लगभग आज की स्थिति में 2,000 करोड़ का तो उनने यहाँ भूमि पूजन किया है। हमने कहा कि आप 5,000 करोड़ तक बढ़ाइए और वो भी सहमत है इस बात के लिए कि जितनी अनुकूलता मध्य प्रदेश, इंदौर और ये बाकी सब शहरों में है, इतनी बाकी जगह ये सकारात्मक संदेश इस प्रकार का कम है।
मैं मान के चलता हूं कि हमारे अपने कार्य व्यवहार से और यहाँ की अनुकूलता के बलबूते पर आने वाला समय निश्चित रूप से और बेहतर से बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। आइए हम सब संकल्प करें, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार कदम से कदम मिला करके सभी विभागों को लेकर के, खास करके उद्योग और रोजगार के क्षेत्र में हमने महिला, किसान, युवा और गरीब चारों वर्ग के कल्याण के लिए और मध्य प्रदेश को सशक्त आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के लिए जो संकल्प लिया है, निश्चित रूप से हम उसकी पूर्ति करेंगे। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका भी आभार। धन्यवाद। एक दो तीन प्रश्न पूछता हूँ। पहले एक मिनट, पहले अपन एक एक चलते हैं, आप पूछिए। ऐसे ही बोल दो, आवाज बुलंद। स्पेस टेक्नोलॉजी की आपने बात की, पॉलिसी की बात की, क्या मध्य प्रदेश में कुछ कंपनीज इस पे ऑलरेडी काम कर रही है, फिर प्रपोजल आया है हमारे पास? हमारे पास प्रपोजल आए तभी तो हमने तुरंत नीति बनाने की तरफ आगे बढ़े। नीति बनाने से जो इस तरफ जो इंटरेस्टेड लोग रहते हैं उनको सरलता हो जाती है, हमारे इरादे स्पष्ट होते हैं, काम के युक्तियुक्तकरण करते हुए सरलीकृत व्यवस्था बना दी जाती है। राजेश जी, मुख्यमंत्री जी, आपने जो एक नवाचार किया मध्य प्रदेश में कि अलग अलग रीजनल आपने कॉन्क्लेव आयोजित की, जिसके कारण सब जगह अलग अलग सेक्टर के लोग आ रहे हैं, उद्यमी भी आ रहे हैं और एक नई संभावनाएं बनी मध्य प्रदेश में। उसके बाद GIS का आपने वो किया। अब आने वाले समय में अभी एग्रीकल्चर या कॉन्क्लेव करने वाले हैं, तो आने वाले समय में और इस पर क्या आप नया करने जा रहे हो और कितनी जल्दी ये सब सारी चीज़ें जो है जितने भी एग्रीमेंट हुए हैं या MOU हुए हैं वो धरातल पर आ जाएंगे, जैसे आज की तारीख में हो रहा है, उस टाइप से? देखिए, आपने अच्छा प्रश्न किया। हमने GIS के करने तक सभी विभागों की समेकित रूप से एक एक इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में सबको जोड़ा था। मूलतः तो हमारे 55 विभाग है, 55 मंत्रालय मोटे तौर पर है। ऐसे में बड़ी संभावना, जैसे माइनिंग का सेक्टर, हेल्थ है, एजुकेशन है, कई प्रकार के निवेश के बहुत बड़े पैमाने पे क्षेत्र हैं। हमने धीरे धीरे सने सने सब विभागों के लिए जो 18 पॉलिसियां पहले दी है, आज साइंस टेक्नोलॉजी की 4 पॉलिसियां आज हमने अनाउंस की है, तो ये 22 पॉलिसियां हो गई। इसके आधार पर अब अलग अलग, जैसे अब एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा अभी वापस मई से खुल रहा है, जिसके आधार पर हमारे चार बड़े बड़े उनके अपने एग्रीकल्चर के कार्यक्रम करते हुए, जैसे GIS के समय हम रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करते हुए गए थे, ऐसे एक एक रीजन में एग्रीकल्चर का करते हुए एग्रोटेक बड़ा कार्यक्रम हम भोपाल के पास सीहोर में करने वाले हैं अक्टूबर माह में। अर्थात जो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट हमारी बड़ी है, लेकिन एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियां हमारे पास आए, प्रोसेसिंग यूनिट हमारे पास लगे, इस दिशा में भी हमने काम करना प्रारंभ किया। तो धीरे धीरे करके ये मान के चलिए कि हर महीने एक एक विभागों के आने वाले समय में कई कार्यक्रम भी देखने और सुनने को मिलेंगे। पारी जी, अभी टैलेंट पूल के लिए, स्किल डेवलपमेंट के भी हमारे काम बहुत सारे चल रहे हैं, लेकिन अब जैसे मोहासा बावाई नर्मदापुरम की आपने बात कही है, तो ये हमारे खास करके नवकरणीय ऊर्जा को सेक्टर को लेकर के जितनी आप अंदाज लगा लो, 200 हेक्टर हमने जमीन निकाली, 200 तुरंत चली गई, तुरंत 400 और निकाली, 400 भी चली गई। आज की स्थिति में 1000 हेक्टर जमीन हमारी गई तुरंत। हम आज भी यहाँ जब मैं बात आपसे कर रहा हूँ तो आज भी कई सारे निवेशक आए हैं, तो हमारे लिए तो जब ये इंडस्ट्री आ रही तो निश्चित रूप से उससे जुड़े हुए रोजगार के अवसर भी आ रहे हैं और वो स्किल के आधार पर हम लोगों को ट्रेंड भी करेंगे और वो अपने लोग भी लेकर आए। हम हर हालत में अपने जो समृद्धि के द्वार उद्योग के माध्यम से जो खोलना चाहते हैं, तो हम तो समान रूप से उसी तरफ बढ़ेंगे जिस क्षेत्र में जिसकी संभावना है। और जैसे कि हमने कहा, मोहासा बावाई वो सेक्टर है जिसमें भारत सरकार के माध्यम से नवकरणीय ऊर्जा के लिए विशेष पैकेज हम दे रहे हैं। अंतिम प्रश्न